हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम आपके लिए हिंदी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो संधि क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे और संधि विच्छेद क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो संधि की यहाँ आपको देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 4 डेफिनेशन दी है। हम चारों पढ़ते हैं एक एक करके, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। तो पहली डेफिनेशन क्या है? दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल होने से विकार, वो मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण हो, वर्ण किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। स्वर आप जानते हो, अ से लेकर अंग तक आपका स्वर होता है और क से लेकर ज्ञ तक आपके व्यंजन होते हैं। तो इनमें से किसी के भी मेल से जो भी शब्द में विकार उत्पन्न होता है यानी कि परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। दूसरी क्या हुई परिभाषा? संधि का सामान्य अर्थ है मेल। संधि का मतलब क्या है? वो सामान्य भाषा में क्या मतलब होता है? मेल। इसमें दो अक्षर मिलने से जब तीसरे शब्द की रचना होती है, इसी को संधि कहते हैं। मतलब कि दो शब्दों को, यानी कि चाहे वो स्वर हो, स्वर व्यंजन हो, व्यंजन स्वर हो या कुछ भी हो, इनमें जब आपस में इनका मिलन होता है तो मिलने से जो तीसरा शब्द बनता है उससे क्या होता है? संधि उत्पन्न होती है, यानी कि उसे संधि कहते हैं जब इनको मिला दिया जाता है। सरल भाषा में अगर कहें तो दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनने पर उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो शब्द या फिर दो शब्दांश, शब्दांश होते हैं शब्दों के अंश यानी कि शब्दों के टुकड़े। दो पूरे शब्दों या फिर उन शब्दों के टुकड़ों के मिलाने से जब नया शब्द बनता है तो उनके निकटवर्ती वर्णों में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी कि उनके निकटवर्ती वर्णों में, यानी कि उनके लास्ट में जो मात्रा होगी और शुरू में जो मात्रा होगी, इन दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो एक नया वर्ड बनेगा। उस वर्ड से क्या कहा जाएगा कि ये वर्ड कैसे बना है? संधि के द्वारा बना है। ठीक है। चौथी और आखिरी परिभाषा क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के साथ होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। सेम बात है कि जब दो वर्णों का मिलन जो है वो अत्यंत निकटता के साथ, मतलब दो शब्दों को बहुत पास ला दिया जाता है, तो उन शब्दों को हम अलग अलग ना पढ़ के एक तीसरे शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं, एक तीसरा शब्द उसका बना देते हैं और उस तीसरे शब्द को हम नया शब्द बनाते हैं और इसे कहते हैं कि इसे संधि द्वारा बनाया गया है। ठीक है। अब आता है संधि विच्छेद। क्या होता है? संधि विच्छेद है उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना, संधि विच्छेद है। मतलब यहाँ पर हमने एक नया शब्द बनाया, इसी शब्द को जब हम इन शब्दों में वापस तोड़ देंगे तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हिम जमा आलय मिलाकर हमने हिमालय बना दिया, ये संधि हो गई। और अत्यधिक को जब तोड़ दिया अति जमा अधिक में, तो ये संधि विच्छेद हो गया। मतलब कि जब हमने दो शब्दों को जोड़ा तो वो संधि बन गई, और एक पूरे शब्द को हमने तोड़कर दो समान मीनिंग वाले, मतलब कि मीनिंगफुल शब्द होते हैं, दो शब्दों में हमने तोड़ दिया तो वो संधि विच्छेद हो गया। यानी कि जोड़ना हो गया संधि और तोड़ना हो गया संधि विच्छेद। यहाँ पर इन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया है, जैसे यथा जमा उचित, ये क्या बन जाता है आपका? यथोचित। लेकिन अगर आपको यथोचित दिया हो और आपको कहा जाए कि संधि विच्छेद करना है तो आप किस में तोड़ेंगे? यथा में और उचित में। एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप संधि विच्छेद करते हो तो ये दोनों जो मीनिंग होती हैं जिसमें आप तोड़ते हो, इनका अपना अपना पूरा अर्थ होता है। आप ऐसे नहीं कि कुछ भी वर्ड मिला के आपने दोनों शब्दों को जोड़ दिया जिनका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। ठीक है। इनका अगर कोई मीनिंग नहीं बनता है तो वो संधि विच्छेद नहीं कहा जाएगा। संधि विच्छेद करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जिन दो शब्दों में आप इनको तोड़ते हो उन दोनों शब्दों का अपना अपना मीनिंग अर्थ होना चाहिए। ठीक है। अखी जमा ईश्वर को आप अखिलेश्वर कहते हो, लेकिन इनका अपना मीनिंग होता है। आत्मा जमा उत्सर्ग को आप आत्मोत्सर्ग कहते हो, लेकिन आत्मोत्सर्ग को जब तोड़ोगे तो आत्मा का भी अपना मतलब होता है और उत्सर्ग मतलब होता है उठना या निकलना। तो इन दोनों का अपना अपना मतलब है। ठीक है। तो संधि विच्छेद करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि जब आप संधि विच्छेद कर रहे हैं तो जिन दो शब्दों में आप उनको तोड़ेंगे उन दोनों शब्दों का अपना मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। और ऋषि देखो महर्षि बन गया। तो यहाँ अगर आपको महा और ऋषि कहा जाए और आपसे कहा जाए इन दोनों को जोड़कर कौन सा शब्द बनेगा, तो आपने नया शब्द बना दिया। हम महर्षि तो नहीं बोलते, हम महर्षि बोलते हैं। तो महर्षि में हमने क्या किया? इसे गायब कर दिया। तो जब हमने इसे गायब कर दिया तो इसका मतलब हमने क्या किया? हमने संधि कर दी। इन दो शब्दों को मिलाकर हमने संधि कर दी और एक नया शब्द बना दिया जिसे हमने महर्षि का। इसी तरह लोकोक्ति बना देते हैं। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलकर सार्थक शब्द बनाती है।
संधि में प्राय शब्द का स्वरूप छोटा हो जाता है और ये संस्कृत का शब्द है। संधि जो है वो संस्कृत का शब्द है। फिर हम आ जाते हैं संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद कौन कौन से होते हैं। संधि के जो भेद हैं वो वर्णों के आधार पर किए जाते हैं और वर्णों के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 3 इसके भेद हो गए। ठीक है, अब जो हमारी स्वर संधि होती है, पहले देखें स्वर संधि क्या होती है। 2 स्वरों से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वर आपको पता है, अ, आ, ई, उ, ये आपके स्वर हैं। इनको जब जोड़ा जाएगा तो इनको जोड़ने से जो भी परिवर्तन उस शब्द में आएगा उसको हम क्या कहेंगे, स्वर संधि। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर संधि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में देखो, विद्या जमा अर्थी जोड़ा तो विद्यार्थी बन गया। तो इसमें कौन कौन से स्वर जुड़े, आ और अ। यानी कि आपका एक तो बड़ा वाला आ और एक आपका अ, ये दोनों आपके स्वर थे। इनको जोड़कर क्या बन गया आपका स्वर, आ। ठीक, ये आपका स्वर आया। इसी तरह से यहां पर कौन सा स्वर है, अ का स्वर, सूर्य है ना, अ कह लो, ए कह लो, ये वाला। ठीक, और ये क्या है, ऊ। इसमें जब आपने ऊ जोड़ा तो क्या बन गया, सूर्योदय, यानी कि आपका ओ बन गया। 2 स्वरों को जोड़ने से नया स्वर बन गया। सूर्य उदय करने से सूर्योदय बन गया। यहाँ छोटी ई और छोटी ई को जोड़ने से बड़ी ई बन गया। छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ने से भी बड़ी ई बन गया। और आ और ई जोड़ने से ए बन गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपको कौन से 2 स्वर जोड़ने से कौन से 2 नया स्वर निकल कर आएगा। ठीक है, मतलब कि आप अ में आ जोड़ो, आ में आ जोड़ो, इसमें जब भी जोड़ते हैं तो चाहे छोटे में बड़ा जुड़े, बड़े में छोटा जुड़े, या फिर छोटे से छोटा जुड़े, या फिर बड़े से बड़ा जुड़े, इसमें आ ही आएगा। ठीक है, लेकिन अ के साथ ऊ आता है तो ओ आ जाता है। यहां पर देखो, अगर आ के साथ हम अगर ई जोड़ देते हैं तो ए आ जाता है। ठीक, ये आपका ए आ जाता है। इसी तरह से अब आपने क्या किया, छोटी ई के साथ बड़ी ई जोड़ी तो भी बड़ी ई आया। यही वाला जो रूल है, ये वाला रूल आपका ई की मात्रा में भी लगता है, यही आपका ऊ की मात्रा में भी लगता है। यानी कि छोटी ई के साथ बड़ी ई जोड़ो, बड़ी ई के साथ बड़ी ई जोड़ो, छोटी ई के साथ छोटी ई जोड़ो, या बड़ी ई के साथ छोटी ई जोड़ो, आंसर में क्या आना चाहिए, बड़ी ई आनी चाहिए। इसी तरह से छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ो, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ो। ठीक है, और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ो या छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ो, आंसर क्या आएगा, बड़ा ऊ ही आएगा। इसमें जो स्वर है जो बड़ा स्वर ही आएगा रिजल्ट में। इस वाले में जब आप जोड़ोगे तो इस वाले में जोड़कर ओ आ जाएगा। इसको हम आपको एक्सप्लेन करके भी बताते हैं। आप मेन ये समझो कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि है कि ये सिर्फ स्वर है आपके, इसमें कोई व्यंजन नहीं है ना। जब 2 स्वरों को जोड़ दिया और एक नया स्वर बन गया तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये इसके 5 स्वर हो गए, 5 इसके स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। जब 2 सवर्ण ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वो दीर्घ सवर्ण बन जाते हैं। इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, अब यहाँ इसे एक्सप्लेन किया गया है। कैसे, वो कह रहा है कि 2 सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। वो कह रहा है यदि आ, ई, उ और र के बाद वे ही ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे वाले और दीर्घ स्वर यानी कि बड़े वाले स्वर आ जाएं तो दोनों मिलकर बड़ा आ ही बनाएंगे, बड़ी ई ही बनाएंगे, बड़ा ऊ ही बनाएंगे और र ही बनाएंगे। ठीक है, चाहे इन दोनों में से कोई भी मिले। देखो, अ से अ मिला तो भी आ बना, अत्र अभाव अत्राभाव, कोण अर्क कोणार्क। ठीक, छोटे अ में बड़ा आ मिलाया तो भी आ बना। शिव जमा आलय शिवालय, भोजन जमा आलय, यहाँ पे अ है यहाँ आ है तो क्या बना, आ ही बना। बड़े आ में छोटा अ मिलाया तो भी आ बना। बड़ा आ विद्या जमा अर्थी, छोटा आ विद्यार्थी, बड़ा आ बना। इसी तरह बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बना। जोड़ो आप कुछ भी, बड़ा आ ही बनेगा। इसी तरह बड़े आ में बड़ा आ जोड़ा तो भी बड़ा आ बना। जैसे विद्या जमा आलय में विद्यालय बन गया और महा जमा आशय में महाशय बन गया। ठीक है, इतना समझ आया कि आप अ में अ मिलाओ, आ में आ मिलाओ, आ में अ मिलाओ या आ में आ मिलाओ, बड़ा वाला आ ही बनेगा।
यही रूल जो है वो ई में लागू होता है। यानी कि देखो, छोटी के साथ छोटी मिलाई तो भी बड़ी ई बनेगी, जैसे गिरी जमा इंद्र, गिरींद्र। ठीक है, छोटी ई में बड़ी ई मिलाई तो भी बड़ी ई बनेगी, गिरी जमा ईश, गिरीश। बड़ी ई में छोटी ई मिलाई तो भी बड़ी ई बनेगी, मही जमा इंद्र, महींद्र। बड़ी ई में बड़ी ई मिलाई तो भी बड़ी ई बनेगी, पृथ्वी जमा ईश, पृथ्वीश। ठीक है, ध्यान समझ पा रहे हो आप? तो इसका अंतर यही आपको समझना है कि आप इसमें कोई सी भी बड़ी के साथ बड़ी मिलाओ, छोटी के साथ छोटी मिलाओ, कुछ भी मिलाओ तो बड़ी वाली ही बनेगी। यही अपने रूल हमने इसके साथ लगाया। छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाएंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, भानु जमा उदय, भानुदय। और बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ मिलाओ तो भी बड़ा ऊ बनेगा। स्वयं भू के साथ उदय मिलाओगे, स्वयं भूदय बनेगा, ये बड़े ऊ की मात्रा है। इसी तरह से र के साथ र मिलाओ तो र बनेगा, पितृ जमा ऋण, पितृण। ठीक है, ये आपका हो गया दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। चलिए, गुण संधि में क्या है? गुण संधि थोड़ा अलग हो जाता है। गुण संधि में कह रहा है कि अ आ के साथ ई का मेल होने पर ए, उ का मेल होने पर ओ और री का मेल होने पर अर हम हो जाने का नाम गुण संधि होता है। अब हमने यहाँ पर क्या मिलाया? हमने यहाँ पर सेम टू सेम मिलाया, अ के साथ आई मिलाया, आ के साथ अ मिलाया, अ और आ को एक्सचेंज किया है, लेकिन हमने बड़ा आ बनाया। इसमें हमने ई के साथ ई को ही किया था और बड़ी ई बना दिया। इसमें हमने ऊ के साथ ऊ को ही किया था और बड़ा ऊ बना दिया। इसमें हमने र के साथ रे को ही किया था तो री बना दिया। लेकिन जब अब गुण संधि आया तो हमने क्या किया कि हम आ के साथ ई मिला रहे हैं, आ के साथ ही ऊ मिला रहे हैं और आ के साथ ही री मिला रहे हैं। ठीक है, ये मेन है। ये दोनों, इन दोनों के साथ मिलाने हैं। ई मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, ऊ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा और री मिलाएंगे तो अर बन जाएगा। ये आप लिख के रखेंगे। ये हम एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। क्या एग्जाम्पल? अब हमने अ के साथ छोटे अ के साथ छोटी मिलाई तो छोटा ए बना। कैसे? देव जमा इंद्र। देव में कौन सा है? छोटा अ, और इंद्र में कौन सी है? छोटी ई। लेकिन क्या बन गया ये? देवेंद्र। ठीक है, ये बन गया देवेंद्र। यानी कि यहाँ पर देखो ए बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? जब हमने अ के साथ ई मिलाई, अब छोटे अ के साथ हमने बड़ी ई मिला दी तो क्या बन गया? तब भी ए बन गया। कैसे? देव अ जमा ईश, बड़ी ई, तब भी देवेश बनेगा। ठीक है, ए की मात्रा आ गई। अब बड़े आ के साथ ई मिलाई तो भी ए बन गया। जैसे महा जमा इंद्र के साथ मिलाया तो भी महेंद्र बन गया, इनकी ए की मात्रा आ गई। ठीक है, अब अ के साथ, अब ये तो हो गया ए वाला। उसने कहा था कि अगर अ के साथ आप ई मिलाएंगे, ये देखो अ के साथ ई मिलाएंगे तो ए हो जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब वो कह रहा है अगर इसी के साथ आप ऊ मिला देते हो तो ओ बनेगा। वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। अ जमा ऊ मिलाया तो ओ बन गया। कैसे? चंद्र, चंद्र में लास्ट में क्या आ रहा है? अ, ये आ गया ऊ, तो क्या बन गया आपका? चंद्रोदय। ये ओ की मात्रा आ गई। ठीक है, अ में बड़ा ऊ मिलाया तो भी ओ आ गया। समुद्र, अ जमा बड़ा ऊ मिलाया ऊर्मी, तो क्या बन गया? समुद्रोर्मी, ओ की मात्रा आ गई। बड़े आ में छोटा ऊ मिलाया तो भी ओ आया। जैसे महा जमा उत्सव, ये तब पूरा आएगा, ये स पूरा आएगा, आई एम सॉरी, त आधा आएगा, स पूरा आएगा। ऐसे लिखेंगे आप उत्सव। तो महा जमा छोटा ऊ था, उत्सव मिलाया तो क्या बन गया आपका? महोत्सव। इसी तरह बड़े आ के साथ बड़ा ऊ मिलाया तो क्या बन गया? तब भी ओ बन गया। जैसे गंगा जमा ऊर्मी तो क्या बन गया? गंगोर्मी। ठीक है, ओ की मात्रा आ गई। तो ये हमारा हो गया ओ वाला। पहला क्या था कि अगर आप अ के साथ आ के साथ ई मिलाएंगे तो ए बनेगा। ऐसे ही आ के साथ ऊ मिलाएंगे तो ओ बनेगा। अब उसने कहा था अगर इसी के साथ आप र मिलाओगे तो अर बनेगा। कैसे? अ जमा र, अर बनाना है हमें। देव जमा ऋषि तो क्या बन गया? देवर्षि। ये आ गया आपका मात्रा। इसी तरह आ के साथ र मिलाएंगे तो भी अर बनेगा। महा जमा ऋषि,
महर्षि। ठीक है, ये आपका र बन गया। अब आ जाती है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? अब वो कह रहा है कि अ आ का मेल ए के साथ होने पर ए बनता है। अब यहाँ पर तो क्या बना था? छोटा ए बना था और छोटा वाला ओ बना था, ये भी बन गया। अब वो कह रहा है कि अगर मैं आ के साथ ई मिलाया तो ए बनाया, ऊ मिलाया तो ओ बनाया। हाँ, अब वो कह रहा है कि अगर मैं आ के साथ ए ही मिला दूं, अब वो कह रहा है कि अब मुझे ये मिलाना है। अब मैं ये मिलाऊंगा अ के साथ, और ये मिलाऊंगा, और ये मिलाऊंगा, तो वो वृद्धि संधि बन जाएगी। कैसे? आ के साथ ए मिलाया तो बड़ा वाला ए बन गया, ओ मिलाया तो, या औ मिलाया तो बड़ा वाला औ बन गया, ये वृद्धि संधि बन गई। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखेंगे। अ के साथ ए मिलाया छोटा वाला तो बड़ा ए बनाना है, 1 जमा 1। ठीक है, ये अ हो गया, ये ए हो गया, एक का एक बनेगा, एक का एक। ये डबल मात्रा वाला आता है, ये बड़ा वाला ए जो होता है ये डबल मात्रा वाला होता है। ठीक है, अब छोटे अ के साथ बड़ा ए मिलाया तो भी बड़ा ए बनेगा, नव जमा ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। ठीक है, उसके बाद बड़े आ के साथ छोटा ए मिलाया तो भी बड़ा ए बन गया, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, और सदा जमा ऐव, सदैव। ये आपकी बड़े ए की मात्राएं हैं। ठीक है, उसके बाद अ में ओ मिलाया। अब उसने क्या कहा था? ए मिलाऊंगा तो बड़ा वाला ए बनेगा, ओ मिलाऊंगा ओ मिलाऊंगा तो बड़ा वाला ओ बनेगा। अब अ के साथ ओ मिलाया छोटा वाला तो बड़ा वाला ओ बना। परम जमा ओजस्वी, परम ओजस्वी, इसको औ पढ़ते हैं, औ। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ते हैं, अय पढ़ते हैं। ठीक है, इसे औ नहीं पढ़ते हैं, औ पढ़ते हैं, औ। परमौजस्वी। ठीक है, वन जमा औषधि, वनौषधि। इसी तरह छोटे अ के साथ बड़ा औ मिलाया तो औ बन गया, जैसे परम जमा औषध, यानी कि परम औषध। उसके बाद आ बड़े आ के साथ छोटा ओ मिलाया तो बड़ा वाला औ बन गया, महा जमा ओजस्वी। आ की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, महा जमा ओजस्वी, महौजस्वी। इसी तरह बड़े आ के साथ बड़ा ओ मिलाया तो भी औ बन गया, महा जमा औषध, महौषध। ठीक है, ये इसने बोला कि अगर मैं अ के साथ या आ के साथ ये छोटा वाला ओ मिला देता हूँ तो ये सब बनेगा, और अगर मैं अ के साथ या आ के साथ ये छोटा वाला ए मिला देता हूँ तो बड़ा वाला ए बनेगा। अब ये हो गई हमारी वृद्धि संधि भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाती है हमारी यण संधि। यण संधि में क्या कहता है? वो कहता है ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से हो तो ई को य बना देंगे, उ को व बना देंगे, और री को र बना देंगे। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, इसे यण संधि कहेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लो। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि इसमें इन जितने भी हैं ये ई उ और र, इसमें अ और आ नहीं है, ये ध्यान रखना, इसमें अ और आ नहीं है। ठीक है, तो इसको जब अभी असमान स्वर से मिलाएंगे, अब असमान स्वर हम पढ़ेंगे। असमान स्वर का मतलब क्या है कि इन सब को आ से मिलाएं या ओ से मिलाएंगे, मतलब कि इनको इनसे नहीं मिलाना, इन सबको इन सब से नहीं मिलाना। असमान स्वर का मतलब है जो इनमें नहीं है उससे मिलाएंगे, यानी कि आ हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, उनसे मिलाया तो ई को मिलाएंगे तो य बनेगा, उ को मिलाएंगे तो व बनेगा, और र को मिलाएंगे तो र बनेगा। कैसे? ये देखते हैं। ई जब अ मिलाया, इसमें अ नहीं था ना, तो ये असमान स्वर हो गया। ई में अ मिलाया तो य बन गया। कैसे? यदि छोटी की मात्रा, अपि अ, तो क्या बन गया? यद्यपि। ठीक है, य की साउंड आ रही है ना, यद्यपि, य आ रहा है बीच में, यद्यपि। छोटी ई में बड़ा आ मिलाया तो या बन गया बड़ा वाला। अति जमा आवश्यक, ये छोटी की मात्रा हुई, ये बड़ा हो गया। ये असमान है, दोनों एक जैसे नहीं है ना, ई में ई तो नहीं मिला रहे हम, तो जो असमान हो गए तो क्या बन गया? बड़ा वाला या बन गया, यानी कि अत्यावश्यक। ठीक है ना, इसी तरह से छोटी ई में छोटा ऊ मिलाया तो यू बन गया। इसी की मात्राएं चेंज होती रहेंगी बस, और इसके साथ हम असमान स्वर मिलाते रहेंगे। एक जैसे नहीं होने चाहिए, असमान स्वर का मतलब सिर्फ इतना है कि एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो ई के साथ ऊ मिला दिया तो यू बन गया। अति जमा उत्तम, छोटी और छोटा ऊ बन के क्या बन गया? अत्युत्तम। छोटी ई और बड़ा ऊ मिलाया तो बड़ा वाला यू बन गया, जैसे अति जमा ऊष्म, यानी कि अत्युष्म, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म।
फिर उसने क्या बोला था कि अगर ऊ को किसी असमान स्वर से मिलाएंगे तो वह बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये भी देख लेते हैं। ऊ जमा अ मिलाया, ये असमान स्वर है, एक जैसे तो नहीं है, अलग अलग है ना। ऊ जमा अ मिलाया तो वह बना दिया। कैसे? अनु छोटा ऊ जमा आए, अन्वय, वह आ गया। छोटा ऊ जमा बड़ा आ मिलके वाह बना दिया। मधु जमा आलय, मधवालय, ये रवा। उ जमा ओ मिला दिया तो वो बन गया। गुरु जमा ओदन, गोवोदन, ठीक है। उ जमा बड़ा ओ मिला दिया तो वो बन गया। गुरु जमा औदार्य, गुरुवौदार्य। उसके बाद उ के साथ ई मिलाया तो वी बन गया। अनु जमा इत, अन्वित, वह आ गया। ये सारे आप देख रहे हो सब हम असमान स्वर हैं, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं है, ठीक है। ऊ के साथ हम मिला रहे हैं लेकिन ऊ के साथ सारे असमान स्वर हैं, कोई ऊ जैसा नहीं है। ऊ के साथ ऊ तो नहीं मिला रहे ना कहीं, तो जो भी अलग स्वर मिला रहे हैं वो असमान स्वर कहलाएगा। अब ऊ के साथ ए मिलाते हैं तो वे बन जाएगा। अनु जमा एषण, क्या बन गया? अन्वेषण। इसी तरह री के साथ आ मिलाया तो रा बन गया। उसने कहा था कि री जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। कैसे? री के साथ आ मिलाया तो रा बन गया। ये भी असमान स्वर है क्योंकि एक जैसे नहीं है। तो पितृ जमा आदेश, पित्रादेश, तो ये रा बन गया। ये इसमें रा की स्वर आ रही है, ये आ जाता है त जमा र, तो ये त्र बन जाता है। ठीक, चलिए अभी आ जाता है आपका लास्ट अयादि स्वर संधि। अयादि संधि आ गया हमारा लास्ट। अब उसमें कह रहा है कि वो ए और ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से अए, आए, अब, आव हो जाता है। मतलब कि इसमें भी हम चेंज कर देते हैं। इसके कहने का मतलब है कि यदि ए के साथ इसने किसी चीज को मिलाया, किसी स्वर को मिलाया, असमान स्वर को मिलाना है, ठीक है। ये दोनों नहीं होने चाहिए, असमान स्वर को मिलाना है। अब तक आप असमान स्वर समझ गए होंगे। असमान स्वर का मतलब है ए के साथ ए को नहीं मिलाना, बाकी सबको मिलाना है। तो इसके साथ जब किसी को मिलाएंगे तो अय और आय बनेगा, और इन दोनों के साथ जब जिसको मिलाएंगे तो अव और आव बनेगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लें। अ जमा अ, ए जमा अ बन के य बनेगा। यहाँ पर उसने बताया ए के साथ कोई भी असमान स्वर हो, मतलब ए के साथ ए नहीं मिलाना, बस ए के साथ अ मिलाया तो य बना। कैसे? ने जमा अन मिला के नयन बन गया। इसी तरह बड़े ए के साथ अ मिलाया तो य बन गया। गए जमा अक मिलके गायक बन गया। इसी तरह उसने कहा अब ओ के साथ मिलाएंगे किसी अन्य स्वर को तो अब आव बनेगा। जैसे ओ के साथ अ मिलाया तो वह बन गया। जैसे भो जमा अन मतलब भवन, वह बन गया। इसी तरह औ जमा उ वू बन गया। कैसे? भव जमा उक बराबर बन गया भावुक। तो आज हम स्वर संधि पर ही रुक जाते हैं। व्यंजन संधि हम आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताएंगे। इस वीडियो को लेकर अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको स्वर संधि बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो या किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उसको जल्दी से जल्दी तुरंत आपके पास इसका जवाब आपको देंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया या ऐसा कोई डाउट है या और कोई क्वेश्चन है आपको स्वर संधि से रिगार्डिंग, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम बिल्कुल उसे रिजॉल्व करेंगे। तब तक आपसे व्यंजन संधि के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। आज के वीडियो में हम कल के वीडियो को ही कंटिन्यूशन में करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी। संधि हमने पढ़ी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से हमने स्वर संधि जिसकी कि 5 भेद थे वो भी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाइए हमारे चैनल पर मिशन टू लिटरेट, और वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम व्यंजन संधि से शुरू करने वाले हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन से स्वर मिले या फिर व्यंजन से व्यंजन मिले, दोनों में ही क्या होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसके मिलने के बाद जो भी शब्द नया बनता है या शब्द में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि एक व्यंजन से के दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से व्यंजन संधि कहते हैं। वही डेफिनेशन है, एक व्यंजन को एक दूसरे व्यंजन से मिला दें या फिर उसी व्यंजन को स्वर से मिला दें तो उसको व्यंजन संधि कह देते हैं। ठीक है, इसके जो नियम होते हैं, इसका पहला नियम है, नियम अनुसार पढ़ेंगे और उसको डेफिनेशन से ज्यादा एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है क्या नियम? यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो म का अनुस्वार हो जाता है या फिर बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल जाता है। यानी कि वो जो म है
माँ का अनुसार होकर जो बिंदी वाला माँ होता है ना, जिसको हम न भी पढ़ते हैं, वो बन जाता है। जैसे कि अहम जमा कार। अब इसमें माँ का जो व्यंजन है, ये वाला जो स्वर है आपका हलंत वाला, इसके साथ हमने व्यंजन जोड़ दिया क, तो ये अहंकार तो बन गया, लेकिन ये जो माँ था ये किस में चेंज हो गया, बिंदी में चेंज हो गया। और ये बिंदी किस तरह साउंड करती है, न की तरह साउंड करती है, जिसे हम अहंकार बोलते हैं, अहंकार। तो अंग करके अगर आप देखेंगे तो आपकी जीभ तालू से लगती है ना, अहंकार जब बोलते हैं आप, तो वो वाला स्वर हो जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं, तो वह अनुसार बन जाता है। इसी तरह पम जमा चम जोड़ेंगे तो माँ हलंत वाला स्वर है, और उसके बाद च जोड़ देता है तो पंचम बन जाता है। तो पंचम भी अगर आप बोलेंगे तो पंचम में ना का अनुस्वार आएगा, ना जैसा साउंड करेगा, लेकिन वो माँ का अनुस्वार होता है। इसी तरह सम और गम जब जोड़ेंगे तो संगम बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले में क्या था, यदि त द के बाद ल हो तो त द ल में बदल जाता है, और न के बाद ल हो तो न का अनुनासिक के बाद ल हो जाता है। ज़्यादा डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे त है, त जो हलंत वाला स्वर है त का, उसको हमने ल से जोड़ा, तो उसने बोला ये जो त है ये भी ल बन जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर त के साथ आपने ल को जोड़ा तो वो जो अक्षर बनेगा नया, जो शब्द बनेगा नया, उसमें भी वो त जो है वो ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब त जो है वो ल बन जाएगा। तो उत जमा लास को जब हमने जोड़ा तो वो उल्लास बन गया। इसी तरह महान है, न जमा ल जोड़ा, उसने बोला न और ला हो गया तो न का अनुनासिक के बाद ला हो जाएगा, मतलब कि ये जो न है ये अनुनासिक बन जाएगा, यानी कि बिंदी बन जाएगा, और ये जो ला है ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखो एक ला और ऐड हो गया, और ये जो न था ये यहाँ पर बिंदी के रूप में बन गया, यानी कि महान और लाभ को महान लाभ बना दिया गया। तीसरा क्या है, किसी वर्ण से पहले क च ट त प, ये आपके जो रोज होती हैं, कगर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, यानी कि क ख ग घ ङ च छ ज ज, ये वाला जो आपका वो होता है किसी भी वर्ग के पहले वर्ण में, मतलब कि कवर्ग का पहला वर्ण क होता है, चवर्ग का च होता है, टवर्ग का ट होता है, तवर्ग का त होता है, और पवर्ग का प होता है पहला वर्ण। इस वर्ण का मेल अगर किसी भी स्वर या फिर वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या फिर र ल व में से किसी वर्ण से हो जाए तो वर्ण का पहला स्वर स्वयं ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आपको ये वर्ग पढ़ने पड़ेंगे, ये वर्ग भी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए मैं आपको ये समझा दूं कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण कौन सा हुआ, जैसे कि कवर्ग का आप तीसरा वर्ण चुनो तो कवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, क ख ग। ठीक है, कवर्ग का तीसरा वर्ण हुआ ग, या फिर चौथा वर्ण हुआ घ। उसने बोला कि या अगर इनमें से इन पांचों को अगर किसी भी स्वर के साथ जोड़ें, या फिर तीसरे चौथे वर्ण के साथ, या फिर र ल के साथ जोड़ें, व के साथ जोड़ें, तो वो कह रहा है कि उसका जो पहला स्वर है, पहला वर्ण है, वो अपने आप ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे एज यूजुअली। वो कह रहा है दिक, दिक यानी कि ये पहला वर्ण हो गया, कवर्ग का पहला वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, उसके बाद इसको ग से जोड़ दिया इन्होंने। ग कौन सा है, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब क को जब उसने ग से जोड़ा तो उसने बोला वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये भी जो है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि दिक जमा गज का दिग्गज बन जाएगा। वो तीसरे वर्ण से संधि करी तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। इसी तरह शट जमा आनंद। अब यहाँ पर ट क्या है, टवर्ग का पहला अक्षर है, ठीक है, टवर्ग का पहला अक्षर है, और ये आ क्या है, ये स्वर है। उसने बोला अगर ये स्वर के साथ मिलेगा तो ऑटोमेटिकली इसके तीसरे वर्ग के साथ बदल जाएगा। और तीसरा वर्ग क्या होता है, ट ठ ड, ठीक है, ड इसका तीसरा होता है, तो ये तीसरे में बदल गया, षडानन बन गया। इसी तरह शट जमा रिपु करेंगे तो र क्या है, रा आपका व्यंजन है। उसने बोला अगर र के साथ भी जुड़ेगा तो भी, देखो टवर्ग को हमने र के साथ जोड़ दिया तो भी क्या हुआ कि वो उसके तीसरे में, र के बाद भी वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। और टवर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ट ठ ड, तो ड में हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, षड्रिपु। ठीक है, र, ये वाला र जो है ये यहाँ आ गया, और ये जो ट है ये ड के रूप में परिवर्तित हो गया, तो षड्रिपु बन जाएगा वो। अगर और उन्होंने उदाहरण दे रखे हैं, जैसे जगत जमा ईश, तो तवर्ग का पहला वर्ण है त, और ये आपका व्यंजन हो गया, तो ये त नहीं आएगा यहाँ पर, तो ये जगदीश में परिवर्तित हो जाता है। जगदीश में जो द होता है वो क्या होता है, त थ द, ये आपका तीसरा वर्ण है ना, तो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से तत्
जमा अनुसार, ये तद आपका तवर्ग का पहला वर्ण है और ये आपका क्या है, स्वर। तो ये क्या होगा, तद अनुसार में बदल जाएगा। और यहाँ पर द क्या है, द है तथा द, यानी कि तीसरा वर्ण। ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया और ये जो है यहाँ पर गायब हो गया। यही इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह वाक और दान में देखा तो वागदान हो गया। कवर्ग में तीसरा कौन सा होता है, क ख ग। दिक जमा दर्शन करेंगे तो दिग्दर्शन हो गया, ये ग हो गया क ख ग। वाक जमा जाल हो गया। यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर ये दूसरा, ये कोई व्यंजन मान लो, इसको दूसरा वर्ण नहीं बोलेंगे, इसे व्यंजन बोलेंगे। किसी व्यंजन से किया तो उसने वगजाल बना दिया, मतलब ये सेम ही रहेगा लेकिन ये जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया, ग बन गया। इसी तरह अप जमा ईंधन में अभिंधन हो गया। तो पवर्ग का तीसरा कौन सा होता है, प फ ब। ठीक है, तो ये तीसरे में परिवर्तित हो गया। इसी तरह तत् और रूप होता है, तद तद्रूप बन गया। ठीक है, चलिए चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है यदि क च ट त प, यानी कि ये वही हर एक वर्ग का पहला वर्ण है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक, इसके बाद न या म आता है तो ये जो पांचों हैं ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब कवर्ग का पांचवा कौन सा होता है, क ख ग घ ग, जिसे बोलते हैं वड़ बोलते हैं जिसे। चवर्ग का पांचवा कौन सा होता है, च छ ज झ ण। टवर्ग का कौन सा हुआ, ट ठ ड ढ ण, मतलब कि ण में बदल जाएंगे। इनकी साउंड अलग अलग होती है पर आपको जैसे समझ में आता है मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो अगर इनके पीछे न या मा आ गया तो ये पांचों के पांचों अपने पांचवें वर्ण में यानी कि सबके सब ण में बदल जाएंगे। कैसे, वाक जमा मैं आया तो वांगमय बन गया। ये बच्चों ड नहीं है, ये इस तरह से लिखने के बाद यहाँ लगता है बिंदु, तो इसे बोला जाता है, करके बोलते हैं, तो वांगमय बोलते हैं इसको। इसी तरह अप और मैं हुआ तो अमय हो गया, यहाँ म आ गया। ठीक है, षट जमा मार्ग हुआ तो क्षणमार्ग हो गया। टवर्ग का पांचवा वर्ड आ गया। जगत जमा नाथ हो गया तो जगन्नाथ हो गया, इसे जगन्नाथ बोलेंगे, ये ना है दोनों, पर ये वाला ना ये वाला ना नहीं है। यहाँ पर आपके दो ना लग रहे हैं, एक ना इसका ना है और एक इसका पांचवा वर्ण है। तो तवर्ग का पांचवा कौन सा होता है, त थ द ध न। ठीक है, ये आपका न बन गया। उसी तरह से उत जमा नति होता है तो उन्नति बन जाता है, ये दोनों ना है। उत जमा नति बन जाता है तो तवर्ग का पांचवा वर्ड कौन सा है, न है, तो बन गया। षट जमा मास में षणमास हो जाता है तो न आपका कौन सा होता है, टवर्ग का पांचवा वर्ण होता है, तो ये आपका चेंज हो गया। अगला क्या कहता है, सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के योग में, शकार और चवर्ग और शकार और टवर्ग के योग में शकार और टवर्ग हो जाता है। इसकी डेफिनेशन पे बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, हम इसके डेफिनेशन से पढ़ेंगे। डेफिनेशन से कोई समझ में जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल ही आता है। आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल आता है, हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। वो कह रहा है स और श मिलाया तो रामस जमा शेते हुआ तो रामश्येते हो गया, मतलब कि ये जो है ये इसी में चेंज हो गया, रामश्येते हो गया। इसी तरह त और च जोड़े यानी कि सत जमा चित जोड़ा तो सच्चित हो गया। वो कह रहा है कि जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये वाला जो है वो इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये वाला इसमें परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये डबल डबल हो जाएंगे। इसी तरह ये डबल हो जाएगा। अब त और छ था, ठीक है, महत जमा छात्र था तो महत छत्र हो गया। ठीक है, यहां पर उसने क्या किया, उसने बोला है चवर्ग और शकार में भी हो सकता है, यानी कि इसने क्या किया, त को चेंज करके किस में कर दिया, इसके पहले वर्ण में। ठीक है, त और न, त और न महत जमा णकार बोलेंगे तो महणकार हो गया, यानी कि यहां पर भी इसको इसमें परिवर्तित कर दिया और ये डबल हो गया। इसी तरह श जमा त जोड़ेंगे, दृष्ट जमा ता जोड़ेंगे तो दृष्टा हो गया, यानी कि त को किसने बदल दिया, टा में। ये वाला जो आपका टॉपिक, ये वाला जो रूल है ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन बाकी जो ऊपर मैंने आपको समझाया है ये काफी यूज होते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। चलिए अगला पढ़ें। यदि वर्णों के अंतिम वर्ण को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आ जाता है तो ह पूर्व वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। कोई समझने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाऊंगी भी तो आपको समझ नहीं आएगा। ये आपको तब समझ आएगा जब हम आपको वर्ग पढ़ाएंगे, स्वर जब पढ़ाएंगे, आपको भाषा पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ एग्जाम्पल समझ लीजिए, क्योंकि संधि में आपको मेन एग्जाम्पल समझना है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब उसने बोला कि अगर उत जमा हत हो गया,
वो कह रहा है कि यदि अंतिम वर्ण को छोड़कर, मतलब कि किसी भी, ये जो आपका, ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं ये वाले, ये आपके वर्ग होते हैं 5, अगर इनके अंतिम वर्ग को छोड़ दिया जाए, अंतिम वर्ण कौन से हुए, क ख ग में न हुआ, च छ ज में न हुआ, ट ठ ड में न हुआ, त थ द में न हुआ, ठीक है, इन सबको छोड़कर अगर ह आ जाता है पहले, मतलब कि उत के बाद अगर मान लो ह आ गया, तो वो क्या बन जाएगा, पूर्व वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा और ह के पूर्व वाला वर्ग अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, मतलब कि ये उद्धृत हो जाएगा, उद्धृत हो जाएगा। उत्हार समझ गए तो उद्धार हो जाएगा, मतलब कि ये त जो है ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा। ये त ध और जुड़ जाते हैं, उद्धार हो जाएगा। ये उत जमा हत में उद्धार हो जाएगा, मतलब कि इसी वर्ण को लेना है, ये तवर्ग वाला लेंगे, तवर्ग वाले में ये आ जाएगा तीसरा और ये आ जाएगा चौथा, ठीक है। इसी तरह वाक और हरि आया तो वाघ हरि हो गया, तो ग कौन सा है, कवर्ग का तीसरा, कवर्ग है ना ये, तो कवर्ग का तीसरा कौन सा होता है, ग होता है, तो ये वाघ हरि बन गया, ठीक है। अगला है स्वर के साथ छ का मेल होने पर छ के स्थान पर छ हो जाता है, मतलब च जुड़ जाता है, मतलब कि किसी भी स्वर के साथ अ आ ई से लेकर अंक तक आपके स्वर होते हैं, इनके साथ अगर छ जुड़ गया तो छ की जगह क्या हो जाएगा, च आधा ऐड हो जाएगा, यानी कि जैसे परी जमा छेद हुआ, यानी कि छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई वाला स्वर है और इसमें छ जुड़ गया तो ये परिच्छेद हो जाएगा। इसी तरह शाला है, आ है और इसके साथ छ जुड़ गया तो शालाच्छादन हो गया, शालाच्छादन जोड़ा तो शालाच्छादन हो गया। इसी तरह आ और छादन जोड़ा तो आच्छादन हो गया। सॉरी। उसके बाद अगला रूल है आपका, त या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च हो जाता है। वो कह रहा है कि अगर इन दोनों के साथ इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, च में, और ज या झ से होने पर ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, ज में, और ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, ट में, और ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, ये, और ल होने पर ल हो जाएगा। बहुत सारा है, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं एज यूजुअल। जगत जमा छाया, उसने कहा त है, ठीक है, उसने कहा था त का मेल अगर छ से हो जाए, त का मेल छ से हो गया तो क्या बोला था उसने कि वो त या ध के स्थान पर च हो जाएगा, यानी कि जगत और छाया करके त की जगह क्या आ जाएगा, च आ जाएगा, यानी कि जगत छाया हो जाएगा। इसी तरह उत जमा चारण, उसने बोला त के साथ अगर च आ गया तो क्या हो गया, ये हलंत वाला च, यानी कि आधा च आ जाएगा, यानी कि उच्चारण हो जाएगा। इसी तरह सत और जन जमा हुआ, उसने बोला ज या झा आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा ज हो जाएगा। ये जो हलंत वाला आपका वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि आधा आएगा, ठीक है। तो सत जमा जन जुड़ जाएगा तो सज्जन हो जाएगा, यहाँ पर आधा जा आ गया। इसी तरह तत् जमा लीन हो जाएगा तो तल्लीन हो जाएगा, यानी कि ये वाला वर्ड जो है वो एक बार आधा करके जुड़ जाएगा। अगला पढ़ते हैं, त का मेल किसी स्वर ग घ द ध ब भ र से होने पर त के स्थान पर द हो जाता है, यानी कि आधा त हो गया और आधा द हलंत। देखते हैं कैसा लगाते हैं ये। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं, सत जमा इच्छा, उसने बोला त का मेल किसी भी स्वर से हो जाए, ठीक है। त का मेल ये स्वर है, ये आपका त है, इसका करा तो उसने क्या कर दिया, सदिच्छा कर दिया, ठीक है। तो ये त किस में चेंज हो गया, द में। इसी तरह जगत जमा ईश करेंगे तो यानी कि त के साथ स्वर जुड़ा तो ये त किस में बदल गया, द में। तत् जमा रूप करेंगे तो त किस में चेंज हो गया, द में। भगवत जमा भक्ति करेंगे तो त किस में चेंज हो गया, भगवत भक्ति में, ठीक है। त और द का मेल श से होने पर त और द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। चलिए, उत जमा श्वास, यानी कि त के साथ अगर श मिला दिया तो वो कह रहा है कि ये आधा च हो जाएगा, यानी कि उच्छ्वास हो जाएगा। और त जमा श मिला दिया तो सच्छास्त्र हो जाएगा। सत जमा शास्त्र है, सच्छास्त्र हो जाएगा, मतलब कि आधा च और छा लग जाएगा। इसमें वही सेम ऊपर वाला रूल है जो मैंने आपको च छ वाला बताया है, ठीक है। ये सब आपको सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखना है, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पेपर में सिर्फ एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन पता होगी तो आपके लिए एग्जाम्पल समझना और उसको करना बहुत आसान हो जाएगा। कई बार बच्चों को नहीं पता चल पाता है कि उनको किसके साथ कौन सा संधि विच्छेद करना है या किसको जोड़कर क्या संधि बनानी है। तो आपको अगर रूल पता होगा तो आपके लिए शब्दों को तोड़ना और जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए आपको ये डिटेल में हम समझा रहे हैं। त या द का मेल ह से होने पर त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। मतलब कि इन दोनों का मेल अगर ह से करेंगे तो
इन दोनों के स्थान पर द आ जाएगा और ह के स्थान पर ध आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हम क्या बनाते हैं, ये ध बनाते हैं ना। जैसे पद जमा हति करेंगे, द के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ह जोड़ दिया तो पद्धति बन गया, ठीक है। इसी तरह उत के साथ हार जोड़ दिया, मतलब कि त के साथ ह जोड़ दिया तो उद्धार बन गया। ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं, मैं फिर भी आपको बता रही हूँ क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स एक साथ डेफिनेशंस वाइज रूल वाइज याद नहीं होते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको दिमाग में ये याद हो जाए कि इस व्यंजन के साथ ये स्वर आ रहा है तो हमारा शब्द इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। म का क से म तक किसी वर्ण से मेल होने पर म के स्थान पर उस वर्ण के वक्त का 5वां वर्ण हो जाता है। मतलब कि म को आपने क से लेकर मा तक जितने भी होते हैं, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, सारे जोड़ दो। क से लेकर मा तक किसी भी वर्ण से कुछ भी जुड़ जाए, मतलब कि क से लेकर मा तक किसी भी व्यंजन को अगर आप म से जोड़ते हो तो वो म के स्थान पर उस वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। मतलब कि ट वर्ग में से आया तो ण हो जाएगा, क वर्ग में से आया तो ड हो जाएगा, च वर्ग में से आया तो ड हो जाएगा। यानी कि जैसे सम जमा तुष्ट, यहाँ पर त आया, त वर्ग का पहला अक्षर है और यहाँ म जोड़ दिया तो क्या बन गया, संतुष्ट बन गया। तो त वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा होता है, त थ द ध न होता है तो संतुष्ट बन गया। इसी तरह सम जमा योग, उसने बोला म के साथ, अब हमने य जोड़ दिया तो संयोग बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने ये अनुस्वार बना दिया, इसका ये अनुस्वार बन गया इस तरह से, तो यहाँ पर संयोग बन गया, सम जमा योग संयोग बन गया। अब आ जाती है आपकी विसर्ग संधि, ठीक है। विसर्ग संधि में क्या करेंगे, विसर्ग संधि होती है आपकी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है। अब आपको पता होगा शायद ज्यादातर बच्चों को कि विसर्ग इसे कहते हैं, जो 2 बिंदियां होती हैं इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो वो कह रहा है कि किसी भी स्वर या व्यंजन को अगर विसर्ग के साथ मिलाया जाता है, उससे जो शब्द में चेंज होता है या नया शब्द बनता है, उसको विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग नहीं होगा, विकार होगा, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि विसर्ग, ये आपका विसर्ग है, विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन को मिलाया जाता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके जो नियम है, इसके नियम क्या है आपके, इसके नियम है, पहला नियम कहता है यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है, और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधा, ठीक है। मनः जमा रथ, मनोरथ हो जाता है। उसने ये बताया है कि वो कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले अ आता है, विसर्ग से पहले अ आ रहा है, ठीक है, उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थीय पंचम वर्ण है। तृतीय चतुर्थीय पंचम वर्ण आप गिन सकते हो, क वर्ग में तीसरा कौन सा होता है, क ख ग, चौथा कौन सा होता है घ, और 5वां कौन सा होता है ण। या फिर य र ल व ह में से कोई आए तो विसर्ग का उ हो जाएगा, और ये उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इसके साथ ही इस वाले अ को मिलाएं अगर, और अगर पंचम तृतीय चतुर्थ वर्ण, वो कह रहा है अगर ये इन तीनों में से कोई एक वर्ण आता है, ठीक है, तो ये दोनों तो मिलकर हो गए उ, और उसने बोला कि गुण संधि के साथ अगर अ मिलेगा तो गुण संधि के द्वारा वो ओ हो जाएगा। तो क्या कहना चाहता है ये कि मन जमा रथ मिलके क्या बन जाएगा, मनोरथ, ठीक है। अगला आता है आपका जैसे सरह जमा ज, ज कौन सा होता है, च छ ज, तीसरा हो गया। ये आपको ये ध्यान देना है तीसरा है, चौथा है या 5वां है, ये हम देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वो सरोज बन गया। मनः जमा भाव, तो प फ भ तीसरा है तो मनोभाव हो गया, ये देखना है आपको, ओ बनाना है। पय जमा द, त थ द, ये आपका पयोद हो गया। मनः जमा विकार, ठीक है, ये हो गया आपका य र ल व, ये आपका चौथा हो गया तो मनोविकार बन गया। पय जमा ध, त थ ध, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया तो पयोधर बन गया। इसी तरह मनः जमा हर में देखोगे मनोहर हो जाएगा। वयः जमा वृद्ध में देखोगे तो वयोवृद्ध हो जाएगा। यशः जमा धरा में देखोगे यशोधरा हो जाएगा। ये आपको देखना हमेशा ये तीसरा चौथा या 5वां वर्ण ही होगा। तो सरह जमा वर बनेंगे सरोवर हो जाएगा। तेजह जमा मैं करेंगे तो तेजोमय हो जाएगा। यशः जमा दा यशोदा हो जाएगा। पुरः जमा इत पुरोहित, और मनः जमा योग मनोयोग हो जाएगा। ठीक है, अगले रूल में क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ई या उ आ जाता है और विसर्ग के बाद का वर्ण
क ख प फ हो तो विसर्ग श में बदल जाएगा। मतलब कि वो कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले जो ये देखो छोटी ई की मात्रा ई है, ऊ है, वो कह रहा है ई आ जाए या ऊ आ जाए विसर्ग से पहले या नहीं सारा। तो विसर्ग से पहले अगर ई या ऊ आ गया तो वो विकार कह रहा है, और विसर्ग के बाद इन चारों में से कोई आ जाए, क आ जाए, फ आ जाए, प आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये चारों के चारों किस में बदल जाएंगे, श में। ठीक है, कैसे, निह जमा कपट हो जाएगा निष्कपट, निह जमा फल हो जाएगा निष्फल, निह जमा पाप हो जाएगा निष्पाप, और दुह जमा कर हो जाएगा दुष्कर। इसी तरह से विसर्ग से पहले आ और बाद में क ख प फ आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि प्रातः काल में प्रातःकाल बोलते हो आप, पय पान में पयपान बोलते हो, अंतःकरण में अंतःकरण बोलते हो, अंतपुर में अंतपुर बोलते हो। यदि ई ऊ के बाद विसर्ग आता है, मतलब कि ये ई की मात्रा और ऊ की मात्रा हो गई, इनके बाद विसर्ग आ रहा है और उसके बाद र आ जाए, यहाँ पर देखो र आ रहा है सब जगह, तो ई ऊ जो है वो बड़े में बदल जाएंगे। मतलब कि छोटी ई और छोटा ऊ थे वो बड़ी ई और बड़े ऊ में बदल जाएंगे। कैसे, और विसर्ग गायब हो जाएगा। निह जमा रव जो है वो नीरव हो जाएगा, निह जमा रस नीरस हो जाएगा, निह जमा रोग निरोग हो जाएगा, और दु जमा राज दुराज हो जाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, मतलब कि अ नहीं आएगा, आ नहीं आएगा, तो इसमें छोटी ई की मात्रा आ रही है, फिर ऊ की आ रही है, फिर देखो छोटे ऊ की आ रही है ना। और विसर्ग के बाद कोई दूसरा स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, अब ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा कौन सा होता है, तो ये आप अपने आप हिसाब लगाएंगे। बाकी मैं बता देती हूँ कि कोई भी स्वर आ जाए, मान लीजिए इन मात्राओं के अलावा इसके बाद कोई स्वर आ जाए, यहाँ पर पहला जो होता है इनके कोई स्वर आ जाए, या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आ जाए, तो वो जो है य र ल व ह हो, यानी या तो ये हो तीनों, या फिर य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, यानी कि वो र की मात्रा हो जाएगी, आधा र हो जाएगा। तो नी जमा उपाय में निरूपाय हो जाएगा, नी जमा झर में निर्झर हो जाएगा, ये मात्रा लग जाएगी र की। नी जमा धन में निर्धन में र की मात्रा लग गई, दू जमा गंध में दुर्गंध लग गया, नी जमा गुण में निर्गुण हो गया, नी जमा विकार में निर्विकार हो गया, दू जमा आत्मा में दुरात्मा हो गया, और दू जमा नीति में दुर्नीति हो गई, और नी जमा मल में निर्मल हो गया। ठीक है, अगला है यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श, ट ठ श हो तो श, त थ स हो तो स हो जाता है। मतलब कि वो कह रहा है कि विसर्ग के बाद मान लो च आता हो, छ आता हो या श आता हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। अगर ट ठ श आता हो तो विसर्ग श में बदल जाएगा, और त थ स आता हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा। कैसे करेंगे, नी जमा चय में निश्चय हो जाएगा, नी जमा छल में निश्चल हो जाएगा, नी जमा तार में निस्तार हो जाएगा। उसने बोला था त आएगा तो स बन जाएगा, देखो वो कह रहा था ये तीनों में से कोई भी आएगा तो स हो जाएगा। नी जमा सार में निस्सार हो जाएगा, नी जमा शेष में निशेष हो जाएगा, और नी जमा ठीव में निष्ठीव हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब विसर्ग के आगे पीछे अ आ रहा है, मतलब कि विसर्ग से पहले भी अ की मात्रा है और विसर्ग के बाद भी अ का स्वर है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये दोनों मिलके ओ बन जाएंगे, और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप हो जाएगा, यानी कि वो गायब हो जाएगा। उसके स्थान पर लुप्ताकार चिन्ह यानी कि ये आ जाएगा, इसे लुप्ताकार का चिन्ह बोलते हैं। ये आपने मंत्रों में देखा होगा। प्रथम अध्याय को प्रथमोध्याय बोलेंगे, मना अभिलिषित को मनोभिलिषित बोलेंगे, यशा जमा अभिलाषी को यशोभिलाषी बोला जाएगा। फिर है विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर और विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाएगा। मतलब कि विसर्ग से पहले अगर आ रहा हो, आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ रहा हो, मतलब कि ई आ गया, आ नहीं आना चाहिए बस। विसर्ग से पहले अगर आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो, तो वो क्या कह रहा है कि विसर्ग गायब हो जाएगा और बड़ा वाला स्वर बड़ा हो जाएगा। ये हम ई और ऊ में पढ़ चुके हैं, अभी नीरस और नीरोग को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर विसर्ग के बाद स होने पर विसर्ग या तो यथावत रहता है और अपने से आगे वाला वर्ण हो जाता है। मतलब कि अगर विसर्ग के बाद श आ रहा है, श आ रहा है या स आ रहा है, तो विसर्ग जैसे का यथावत का मतलब वैसे का वैसा ही रहेगा और अपने से आगे वाले वर्ण में बदल जाएगा। मतलब कि निस्संदेह को निस्संदेह या निस्संदेह बोलेंगे, निसहाय को निसहाय भी लिख सकते हैं और निस्सहाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके संधि का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा संधि। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको संधि में कोई भी गलती होनी चाहिए। तो आई होप आप सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। हम आपसे इसी तरह टॉपिक्स जो है वो लेकर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे।